हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फोर्स पर। आज पूरी डिस्कशन चलेगी। #फोर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एंड ओनली फोर्स। आज हम सिर्फ फोर्स के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को सुनते ही बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसको इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्लास 2, 3, 4, 5, 6 बोले तो सब में फोर्स 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 फोर्स। इन आज तक सच में फोर्स समझ में आई नहीं है। बहुत कोई को समझ में नहीं आई, बाद में बहुत को समझ में आ जाता है धीरे धीरे, और वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो जो है 9th वाले के लिए भी है और 10th वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि 9th में तो ये पूरा चैप्टर है और 10th में जो इसका थोड़ा जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होगी, उसमें टॉर्क की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। उसके लिए आपको फोर्स आ रहा है, सब चीज़ में फोर्स की चर्चा होगी, तो आपको फोर्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी होना चाहिए, तो आपको फोर्स को समझना होगा। तो ठीक है, तो फोर्स को चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो कुछ देर के लिए शब्द जो है फोर्स आप दिमाग से निकाल देते हैं, निकाल दीजिए, और हम अब आपको समझाते हैं कुछ बातें। देखिए, हमारे पास मान लेते हैं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है। m मास का मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ। ये मेरे सामने ही ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने कुछ देखा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ तो हुआ, कुछ इफेक्ट मुझे दिखाई दिया, कुछ हुआ जिसके कारण क्या हुआ, इसका स्पीड मुझे चेंज होते हुए दिखाई दिया। क्या चेंज होते हुए दिखाई दिया? इसका स्पीड मुझे चेंज होते हुए दिखाई दिया, और स्पीड चेंज होकर ये अचानक बॉडी जो है यहाँ आ गई, ये बॉडी यहाँ पहुँच गई। मैं इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था। उस बॉडी को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने उसमें देखा कि अचानक कुछ हुआ उसको, और उसकी स्पीड चेंज हो गई और वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब उसकी स्पीड चेंज होकर वो यहाँ पर आ गया एकदम अचानक। मैं एक और बॉडी को देख रहा था, मान लेते हैं वो बॉडी M1 नाम का बॉडी था। उस बॉडी को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। वो बॉडी जो थी मोशन में थी, यानी बॉडी वो चल रही थी, मोशन में थी। मैं उसे काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था, और मैंने देखा कि उस बॉडी का जो है फिर से स्पीड चेंज हो गया। क्या हो गया? स्पीड मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे गई, और वो बॉडी अचानक जाके रेस्ट में हो गई। यानी बॉडी के इस अंदर मोशन था, मतलब बात कर रहे हैं वो बॉडी चल रही थी, स्पीड में थी, लेकिन जाके एक जगह पे उसको ऑब्जर्व करता तो वो धीरे 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 जाके देखें एक जगह रेस्ट पोजीशन पे हो गया, उसकी स्पीड खत्म हो गई एकदम। वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं है। यहाँ पर बॉडी क्या था, एक्सेलरेट कर गई, स्पीड चेंज हो गया, वो यहाँ पर आ गया। इस समय में क्या हुआ कि बॉडी मोशन में थी, स्पीड चेंज हुआ और वो सीधा आके रुक गई एकदम बॉडी। इस चीज़ को मैंने देखा। क्या यहाँ क्या ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ, स्पीड चेंज हो रही है, यानी कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्पीड में था तो ठीक है, स्पीड हुआ, स्पीड में चलने लगा बॉडी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई बॉडी मोशन में थी, स्पीड चेंज होके, यानी मोशन में तो कोई स्पीड होगी उसके पास, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, तो स्पीड चेंज होके वो रेस्ट में हो गया, एकदम रेस्ट में। ये इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ये प्रभाव मैं देख पा रहा था। मैं क्या कर रहा था, ये सारे प्रभाव उस बॉडी पर हो रहे थे। इस प्रभाव को मैं, इफेक्ट को जिसको मैं बोल सकता हूँ, इस इफेक्ट को मैं देख पा रहा था, ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक खटकी सवाल कि आखिर हो क्यों रहा। इफेक्ट मुझे पता, प्रभाव मुझे देख रहा है कि स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, मैं प्रभाव देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं एक और चीज़ यहाँ जानना चाहता हूँ कि इसका कॉज क्या है, मतलब इसका कारक क्या है, कारण क्या है। भाई कोई चीज़ हमारे सामने हो रहा है, आपको कोई बोलता है कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। ये क्यों होता है? ये ठीक है, ये होता है, लेकिन क्यों होता है उस कारण को आप जानने की कोशिश करिएगा कि नहीं। उसी चीज़ को मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये स्पीड चेंज होती है, इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज, कॉज क्या है। इस कॉज को समझाने के लिए न्यूटन ने एक चीज़ का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं कि मतलब कहे जाड़ा कि फोर्स फोर्स फोर्स। आज तक हम सुनते आ रहे हैं फोर्स। वही कॉज जो है, ये जो प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का कारण बताता है यहाँ पर फोर्स। इसके पीछे का कारण कौन बताएगा? ये सिर्फ फोर्स बताएगा। ये क्या है, ये कारण क्या है? फोर्स है। ये कारण क्या है? फोर्स है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फोर्स एक कुछ नहीं है बल्कि एक कॉज है। वो कॉज क्या कर सकता है? इफेक्ट ला सकता है। किस तरह का इफेक्ट ला सकता है? वो चाहे तो चेंज कर सकता है और टेंड्स टू चेंज कर सकता है। क्या? शेप, साइज ऑफ द बॉडी
और दी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकती है, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है। यही तो है फोर्स, यही तो डेफिनेशन आप पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स इज द फिजिकल कॉज विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप साइज ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन ऑफ, पढ़ते आ रहे हैं। यही तो डेफिनेशन है फोर्स की। अब फोर्स की डेफिनेशन को इस कॉज के हिसाब से लगा सकते हैं। ये कॉज है, क्या इफेक्ट प्रभाव करेगा, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, शेप साइज सब चेंज कर सकता है, यानी कोई बॉडी मोशन में उसको रेस्ट में ला सकता है, पक्का है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, वो सिंपल ये है फोर्स। और एक शब्द का मैंने यूज किया अभी कि टेंड्स टू चेंज, चेंज करेगा, चेंज तो मैंने बोला चेंज, उसके साथ और मैंने लगाया था और यहां पर लिखा था टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज मतलब टेंड्स टू चेंज का कहने का क्या मतलब है इसको समझिए। चेंज कर भी सकता है और चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। कहने का मतलब है कि मैं किसी बॉडी, फुटबॉल है, फुटबॉल को मैं फोर्स, अब मैं जो है उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ बल प्रयोग कर रहा हूँ, मैंने उसको किक किया, वो फुटबॉल मोशन में आ जाएगा, ये हो गया, यानी चेंज मैंने किया उस चीज़ को। अब मैं कितनों कोशिश करूँ इस वाइट बोर्ड को, कोशिश कर रहा हूँ बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से फोर्स लगा रहा हूँ कि तू पीछे चला जा, तू पीछे चला जा, ये तो जा ही नहीं रहा। या मैं कोशिश कर रहा था लेकिन चेंज नहीं कर पाया, कोशिश कर रहा था लेकिन चेंज नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ शब्द का यूज़ किया हम लोग टेंड्स टू चेंज। इस डेफिनेशन में टेंड्स टू चेंज क्यों आया, ये था कि हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन हम जितना इस पर फोर्स लगा रहे हैं वही उतने इक्वल अमाउंट का फोर्स ये मुझ पर लगा रहा है, जिस कारण से दोनों का नेट फोर्स जो टोटल लगने वाली इस बॉडी पर फोर्स है वो जीरो हो जाती है। इस वजह से इस पर कोई प्रकार का एक्सीलरेशन मुझे देखने को नहीं मिलता, यानी ये बॉडी के अंदर मोशन नहीं होगा। यही हुआ बात, ठीक है, इसलिए ये टेंड्स टू लगाते हैं उसमें, इस डेफिनेशन में टेंड्स टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब बात आती है कि फोर्स को तो समझ नहीं, अच्छा फोर्स हम लोग इफेक्ट जान रहे थे, फोर्स है कॉज है, वो हो क्यों रहा है उसके बारे में बताता है। वाह वाह, समझ में आ गया, बड़ा मस्त मजा आया। अब बात आती है कि फोर्स कितने टाइप्स की होती हैं। आपने कभी देखी है जिंदगी में कहीं लिखी हुई, किसी भी बुक में, कहीं भी, विकिपीडिया, एनीवेयर आपको कहीं मिलेगा फोर्स इज 2 टाइप, फोर्स इज 3 टाइप, फोर्स इज 5 टाइप, फोर्स इज 1000 टाइप, कितना टाइप्स का है फोर्स आप मुझे बता पाइएगा? नहीं, फोर्स अनंत है, अनगिनत है, कई आप फोर्स की नाम लेते जाओ फोर्स खत्म नहीं होंगी। इतने फोर्सेस हैं कि आप फोर्स की नाम लिखते जाओ और फोर्स खत्म नहीं होंगी। यानी फोर्स के कितने टाइप्स हैं ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, 2 टाइप्स, 5 टाइप्स, 4 टाइप्स, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मैंने फोर्स को कैटेगराइज्ड किया है। क्या किया है? मैंने कुछ फोर्स को कैटेगराइज्ड किया है, कुछ फोर्सेस जो इसके अंदर कैटेगराइज्ड करने का क्या मतलब है, कुछ फोर्सेस मुझे देखने को मिली, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ फोर्स को मैंने देखा, उस फोर्स के अंदर मुझे दिखाई दिया कि हाँ इस फोर्स के अंदर ना एक कांटेक्ट आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक में रख सकते हैं। कुछ ऐसी फोर्सेस मुझे देखने को मिलता है जिसमें कि मैंने देखा कि कांटेक्ट वाली कोई चीज़ नहीं हो रही है, ये दूर दूर भी रह के अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने उसको एक और चीज़ में रख दिया। कोई चीज़ और ऐसी फोर्सेस मुझे मिली जो कि ना ये दोनों को फॉलो नहीं कर रहा था, वो कोई और ही चीज़ ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मान लेते हैं वो कोई और ही पैटर्न को देखता है। कोई और फोर्सेस मिली, वो कोई और पैटर्न को देखता है। तो फोर्सेस को कैटेगराइज्ड किया जा सकता है लेकिन फोर्सेस टाइप नहीं बताए जा सकते, कितने टाइप्स होते हैं वो बोले ना अनंत होते हैं, आप नहीं बता सकते। तो हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फोर्स को हमारे बुक में दिया गया है कि फोर्स 2 ही तरह के होते हैं, यानी फोर्स 2 तरह के नहीं होते हैं। कैटेगराइज्ड करके हम पढ़ सकते हैं फोर्स कि फोर्स एक तो कांटेक्ट के रूप में होती है और दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। एक कांटेक्ट फोर्स होती है और दूसरी कैसी फोर्स होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। कांटेक्ट बहुत आसान है, नॉन कांटेक्ट शब्द को पकड़ो समझ में आएगा। कांटेक्ट यानी फिजिकल कांटेक्ट की बात हो रही है, यानी कि कोई तरह का यहाँ पर कांटेक्ट है और यहाँ पर नॉन कांटेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 2 मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, अब भी ये नॉन कांटेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अब ये कांटेक्ट फोर्स कहलाने लगेगी क्योंकि ये दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो गया यहाँ पर। तो वो कांटेक्ट ऐसी फोर्सेस जो कि फिजिकल कांटेक्ट एक दूसरे के साथ बनाएं वो कांटेक्ट फोर्स के अंदर आएंगी, जो नहीं बनाएंगी वो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आएंगी। अगर सिंपली बात करें तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के बीच में कैसी फोर्सेस आएंगी जिसमें कनेक्शन तो नहीं होगा, यानी फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होगा लेकिन अट्रैक्शन जरूर होगा। फिजिकल ये 2 बॉडी है हमारे पास, ए, ये दूसरा बॉडी है बी, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे,
उस फोर्स को बोलेंगे, उस अट्रैक्शन को हम फोर्स बोलेंगे। और वो कई अनंत तरह के मतलब कई अलग अलग प्रकार के अट्रैक्शन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये दो बॉडी किस तरह के हैं, ये बॉडी कैसा है, ये दोनों बॉडी क्या है, किस तरह के बॉडी हैं, उस पर डिपेंड करता है ये किस तरह का अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब दो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास प्रोटॉन है। ठीक है, अब दो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज वाला अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर काम करेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, उसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। यानी दो प्रोटॉन देखिए दोनों पॉजिटिव है चार्ज के हैं, तो दो हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कई प्रोटॉन्स रहते हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना उसका उतना ही प्रोटॉन होता है। मान लेते हैं ये कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर 5 प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन्स है, तो 5 प्रोटॉन को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 5 प्रोटॉन। अब एक ही चार्ज के हैं तो हम क्या जानते हैं कि जब एक ही चार्ज के होंगे तो रिपल करने चाहिए, लेकिन यहाँ रिपल नहीं हो रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो क्यों है, न्यूक्लियर चार्ज के कारण। इस जो अट्रैक्शन है इसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, ये दूसरे तरह का अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में अभी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में है भी नहीं, उसको हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कैसी कैसी फोर्सेस आ सकती हैं, तो थोड़ा सोचो। जो 9th में अगर आप बुक उठाओगे, 9th की आपने ICC बुक को की है, सलीना या कंसाई जो भी उठाइए आप, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पहला जो इसमें पढ़ाया गया था हम लोग को वो था टेंशन। एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं टेंशन। एक और कांटेक्ट फोर्स होती है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। एक और कांटेक्ट फोर्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। कैसी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एक और कांटेक्ट फोर्स होती है जिसको आप लोग बोलते हो कि ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स। ये कैसी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सारे फोर्स 9th में भी डिस्कस किए गए हैं, यहाँ पर भी मैं डिस्कस करूँगा ये सारे। कांटेक्ट के टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्स। कांटेक्ट के टेंशन को हम टेंशन फोर्स को T से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स को हम लोग FSP से रिप्रेजेंट करते हैं या FS से रिप्रेजेंट करते हैं। FS यानी स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स के अंदर हमें डिस्कस करना है टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब नॉन कांटेक्ट जो हमारे सिलेबस के अंदर में वो कैसी कौन कौन सी फोर्सेस हैं, जैसे मैं बात करता हूँ जो मुझे डिस्कस करनी है वो एक ही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे सिलेबस के अंदर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन और जो मैंने अभी बताया कि दो अट्रैक्शन, अभी न्यूक्लियस के बारे में मैंने तुरंत बताया कि दो प्रोटॉन के बीच में जो एक ही चार्ज के हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वो कैसा अट्रैक्शन हुआ, वो कैसा कहलाने लगेगा, वो तो न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ पर, मतलब सॉरी न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर काम कर रहा है। और आपने सुना होगा कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आपने सुना है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन केमिस्ट्री में सुना होगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। दो मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ये H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी H2 मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा है, उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। यानी दो किसी भी प्रकार के, वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। उस अट्रैक्शन का एक और नाम है जिसको हम लोग किस फोर्स के अंदर पढ़ेंगे, वो वीक फोर्स के अंदर आता है। ये जो अट्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स। ये कैसी फोर्स हो जाएगी, तो यहाँ पर ये वीक फोर्स कहलाती है। ये जो फोर्स कैसी है, तो अट्रैक्शन है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वीक फोर्स बोलते हैं। इसी अट्रैक्शन को आप जब एटॉमिक साइज पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ोगे कोवेलेंट रेडियस होता है, वॉन्डर वॉल रेडियस होता है। जो वॉन्डर वॉल रेडियस होता है ना, वो यही है वीक फोर्स। वीक फोर्स को ही वॉन्डर वॉल रेडियस बोलते हैं। ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को ही वॉन्डर वॉल रेडियस के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी वॉन्डर वॉल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल की चर्चा हमें करनी थी, तो चलिए हम यहाँ से फोर्स में कांटेक्ट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन की बात करेंगे। नॉन कांटेक्ट में हम लोग सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये कांटेक्ट वाली फोर्स टेंशन है, वही नॉर्मल रिएक्शन ये थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ नॉन कांटेक्ट फोर्स को। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को चलिए हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, चलिए समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो उसको समझिए कि आप जितना भी ऑब्जेक्ट आपके नज़र में आ रहा है, आप जितना भी ऑब्जेक्ट देखिए, पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूनिवर्स में, इस टोटल यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ,
इस यूनिवर्स में आप जितना भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो ना, मुंडी उठाइए, जो भी दिखे आपको, जो भी दिखे, जो भी दिख रहा है अभी भी देख लीजिए, आप देख लीजिए मुंडी उठा के क्या क्या दिख रहा है, जो भी नीचे ऊपर जो भी दिख रहा है। यूनिवर्स के अंदर पृथ्वी आता है, पृथ्वी रखी सभी चीज़ यूनिवर्स के अंदर आएगी, तो यूनिवर्स पृथ्वी पर रखी सब चीज़ आपके आगे पीछे जो भी रखा है, फ़ोन वगैरह जो भी है, ये सबको देख लीजिए आप। देख लिए यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट अगर उसके पास मास है, कंडीशन क्या है, एक ही है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी हर एक ऑब्जेक्ट जो जिसके पास मास होगा, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा उसके पास एक अपनी फोर्स होगी, एक अपनी, मतलब मान लेते हैं कि जो जिसको बोल सकते हैं कि जन्मांतर से दिया हुआ फोर्स है, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, वो उसके पास पहले से रहती है, ठीक है, उसके पास पहले से रहती है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? वो फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास मास है ना, मास है तो उसके पास एक अपनी पहली सी फोर्स दी हुई है। क्या है? फोर्स दी हुई है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी फोर्स काम करेगा तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करेगा ना। तो यूनिवर्स में रखी सभी मासेस, मान लेते हैं एक मास है हमारे पास, m1 नाम का कोई एक मास है और m2 नाम का कोई मेरे पास मास है, ठीक है, m1 नाम का कोई मास है, m2 नाम का कोई मास है। इन दोनों के पास एक फोर्स है, जिस फोर्स से ये दोनों अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मास जो है, ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? मास। ये मास को पहचानता है, इसको कहीं भी मास दिख जाए, है मास है, किसी के पास खोजो रे किसके पास साला मास है, कहीं भी मास दिखेगा उसको पकड़ेगा। ये क्या करेगा? उसको पकड़ेगा, उसको खींचने का कोशिश करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक मास अब किसके पास है? इसके पास भी है। ये दोनों जानता है कि मास को खोजना है, मास खोज रहा है, उस मास को हम लोग ये जो इसके बीच में जो फोर्स बनेगा, ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो बार बार कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। किसी भी पार्टिकल, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो आप कहीं पे हैं, टेबल पे हैं, टेबल पर अगर एक फ़ोन रखा हुआ है या आपकी बुक रखी हो, दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं। फोर्सेस पावरफुल भी होती हैं, बहुत फोर्सेस कमज़ोर होती हैं, बहुत फोर्सेस ऐसी होती हैं जिसका इफेक्ट आप नहीं देख पाओगे। फोर्सेस कुछ ऐसी भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का इफेक्ट देखने को मिलता है, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसका इफेक्ट आपकी आंखें नहीं देख सकती लेकिन इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मास भी तो अर्थ भी जो है, एक तो पूरा एक ह्यूज मास है अर्थ का। ये टोटल ऑब्जेक्ट अर्थ पर है, तो अर्थ उस मास को ना रखा है, अर्थ के पास तो अपना ही खुद बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत मास है। इतना मास है कि अर्थ के पास भी ये फोर्स है, क्योंकि जिसके पास मास उसके पास वो फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास भी है। उसी जो अर्थ के पास जो अट्रैक्शन का जो पावर है, जो अर्थ के पास जो फोर्स है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ फोर्स या ग्रेविटेशनल पूल, ग्रेविटी पूल। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके पास है? अर्थ के पास भी है। इस अर्थ के पास, ये अर्थ हो गया, इस अर्थ एक ह्यूज मास है। ये क्या करता है? इसके पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ये देखता है, अपनी पृथ्वी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लेते हैं, आम नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अपने सेंटर की ओर खींचता है। ये जो सेंटर की ओर जो खींचता है, ये खिंचाव जो है, ये जो अट्रैक्शन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्शन आता है। किसके कारण आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अट्रैक्शन आता है। समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट आप सरफेस पर रख दीजिए, उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी? वो फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप लोग बोलते हैं आप वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वेट क्या है? कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है वो। कहीं भी वेट शब्द सुनिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता है और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा कि फोर्स को समझते हैं, तो देखिए फोर्स को समझने के बाद हमने क्या समझा कि फोर्स में का जो फॉर्मूला है, अब 9th में भी पढ़े होंगे कि क्या होता है? मास इंटू ma होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ गया? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है।
यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स में, यानी कोई ऑब्जेक्ट है इसको ग्रेविटी खींच रही होगी, जो खींच रही होगी, जो एक्सेलरेशन आएगा उस ऑब्जेक्ट में, कोई बॉल को मैंने यहाँ से उछाला, वो जो बॉल नीचे आएगी, वो जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसके अंदर, वो जो एक्सेलरेशन क्या है, द चेंज इन क्या, द रेट ऑफ चेंज इन किस पे याद कीजिए किस पे, वेलोसिटी पे। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? वेलोसिटी आपने तो समझ ही गया होंगे, वेलोसिटी आपको पढ़ाया, बहुत बार पढ़े होंगे। तो कोई वेलोसिटी, अब मैं बोल रहा हूँ किसी की वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहने का क्या मतलब है, इसका इस तरह का आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन जो है इसी तरह लिखा रहता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह ऐसा ही लिखा जाता है, पढ़ा भी ऐसा ही जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर टाइम हो रहा है 0 सेकेंड, यहाँ पर 0 सेकेंड है, उसकी स्पीड कितनी होगी पता है? अभी उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड होगी उसकी? 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, वो इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 सेकेंड के बाद उसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 सेकेंड के बाद 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड होगा। कहने का मतलब हर 1 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है? 2 मीटर। हर 1 सेकेंड में 2 मीटर ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, यानी कि हर 1 सेकेंड में अगला सेकेंड में वो 2 मीटर ज़्यादा कवर करेगा, फिर अगला सेकेंड में 2 मीटर ज़्यादा कवर करने वाला है, तो वो होता है वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन, वो होता है आपका एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जो अर्थ क्रिएट करेगा, ये एक्सेलरेशन किसके कारण? एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है ये किसके कारण होगा? ये ग्रेविटी के कारण, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अर्थ जो लगा रही है, अर्थ के ग्रेविटी के कारण ये फोर्स क्रिएट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें मैंने की। किसकी बातें की? ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें की। जो फोर्स का फॉर्मूला m × a होता है, यहाँ जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो ग्रेविटी के कारण ही एक्सेलरेशन यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा आपका m × g। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके कारण हुआ भाई? ये जो g है, g का मतलब एक्सेलरेशन की बात करो, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा है g यहाँ पर। यानी ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये शॉर्ट था ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाने का। इसका 11th में एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रियल फॉर्मूला F × m × g नहीं होता, F = m × g नहीं होता है। इसका कोई और ही फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की मैंने आपको बातें बताई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की, टेंशन फोर्स को, स्प्रिंग फोर्सेस को और नॉर्मल रिएक्शन को। ये सारे फोर्सेस को मैं बताऊंगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम न्यूटन के मैकेनिज्म में घुसेंगे, यानी न्यूटन्स के लॉ में घुसेंगे। ठीक है, होप ये आप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा आशा रख रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।